हेलो स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो में चर्चा रहेगी कक्षा 10 के रसायन विज्ञान भाग के पाठ 1 की, और जिसका नाम है रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। तो इस अध्याय के प्रारंभ करेंगे और इसमें हमें पढ़ना क्या क्या है, एक बार पाठ्यक्रम की बात कर लें। तो पाठ्यक्रम जो है, रासायनिक अभिक्रियाएं पढ़नी है, रासायनिक समीकरण पढ़ने हैं। एक बार हम देख लेते हैं, जो किताब में दिया गया पाठ्यक्रम है उसी को एक बार देख लेते हैं। इसी पाठ्यक्रम को हमें पढ़ना है, रासायनिक अभिक्रियाएं, रासायनिक समीकरण और रासायनिक समीकरण संतुलित करना। संतुलित रासायनिक समीकरण का तात्पर्य, संतुलित रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार और प्रकार में संयोजन अभिक्रियाएं, अपघटन अभिक्रियाएं, विस्थापन, द्विविस्थापन, अपक्षेपण अभिक्रियाएं, उदासीनीकरण, अपचयन, उपचयन अभिक्रियाएं। तो ये सिलेबस है पहले पाठ का। इसी पाठ का हमें अध्ययन कर रहे हैं। तो रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण, इसकी शुरुआत करते हैं और इसको समझने का पहले प्रयास करते हैं थोड़ा। कोई भी पदार्थ है तो उसमें कुछ परिवर्तन होता रहता है, कोई ना कोई परिवर्तन होता रहता है, और ये परिवर्तन स्थायी भी होता है, अस्थायी भी होता है। जैसे बर्फ है और बर्फ वो पिघल जाती है, क्या बन जाता है? जल बन जाता है। ठीक है, तो ये बर्फ का जल में बदलना और जल से बर्फ का बदलना एक दूसरे में रूप परिवर्तित होता रहता है, और ये परिवर्तन कैसा दिख रहा है? अस्थायी परिवर्तन हमें दिख रहा है। और इसी प्रकार का परिवर्तन जो होता है वो भौतिक परिवर्तन होता है, केवल इसमें रूप बदलता रहता है। यानी कि आपने जल से बर्फ को बनाया, अब पुनः बर्फ से जल को बना सकते हैं, जल से बर्फ को बना सकते हैं, पुनः उस चीज को प्राप्त किया जा सकता है। तो ऐसा जो परिवर्तन होता है वो भौतिक परिवर्तन होता है। और भी उदाहरण है भौतिक परिवर्तन के। लोहे की छड़ को गर्म करना, पानी से वाष्प बनाना, ठीक है ना, लोहे से चुंबक बनाना, बल्ब का जलना, मोम का पिघलना, बहुत ही अच्छा उदाहरण है। तो ये भौतिक परिवर्तन के उदाहरण हैं। ठीक है, तो भौतिक परिवर्तन में कोई द्रव्यमान का परिवर्तन नहीं होता है, ठीक है, और ना ही कोई नया पदार्थ बनता है। तो ये बात हमें ध्यान रखनी चाहिए। दूसरी बात हम करेंगे बात रासायनिक परिवर्तन की। तो इसमें जो परिवर्तन होता है कैसा होता है? इसमें परिवर्तन जो होगा वो स्थायी परिवर्तन होगा, और परिवर्तन होने के बाद पुनः पहली अवस्था को प्राप्त नहीं किया जा सकता है। जैसे कोयले का जलना, कोयला अगर जला दिया गया है, ठीक है, तो फिर वो राख बन जाएगा, या जो भी पदार्थ बनना है वो बन जाएगा, पुनः उसको कोयले में नहीं बदला जा सकता है। अब भोजन का पचना, आपने जो भी सब्जी खाई है, पचने के बाद पुनः वो तुरंत बन जाएगी, तो भोजन का पचना ये भी रासायनिक परिवर्तन है। चूने का बुझना, बीज का अंकुरण, बीज से पौधा बन गया, ठीक है, तो ये सब कैसे उदाहरण है? रासायनिक परिवर्तन के उदाहरण है। तो अब हम बात करेंगे रासायनिक परिवर्तन के लक्षण, यानी कि कैसे पहचानोगे कि रासायनिक परिवर्तन हुआ है। तो अब हम यहाँ पे रासायनिक परिवर्तन के लक्षण की बात करेंगे। तो नंबर 1, अवस्था में परिवर्तन देखने को मिलेगा, रंग में भी परिवर्तन होता है, गैस का उत्सर्जन होता है, और ताप में परिवर्तन देखने को मिलता है, यानी कि टेम्परेचर में भी परिवर्तन होता है। क्योंकि इसमें ऊर्जा का परिवर्तन हो सकता है,
ऊर्जा उत्सर्जित भी हो सकती है, अवशोषित भी हो सकती है। रंग में भी परिवर्तन हो सकता है, अवस्था में भी परिवर्तन हो सकता है और गैस का उत्सर्जन भी देखने को मिल सकता है। तो इस प्रकार के लक्षण, ये 3-4 पॉइंट अगर हमें दिखाई देते हैं तो हम देखेंगे कि इसमें रासायनिक परिवर्तन हुआ है। रासायनिक, अब हम बात करेंगे रासायनिक अभिक्रियाओं की। ठीक है, रासायनिक अभिक्रियाओं की। तो रासायनिक अभिक्रियाएं क्या होती हैं? वे अभिक्रियाएं जिनमें पदार्थों के संघटन, संगठन का मतलब जिससे कि कोई पदार्थ मिलके बनता है, जैसे जल है H2O से मिलके बनता है, यानी कि H2O हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना है, तो क्या हो गया वो संगठन हो गया, H हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। तो वे क्रियाएं जिनमें पदार्थों के संगठन, गुणों तथा संरचना में परिवर्तन होता है अभिक्रियाएं कहलाती हैं। अभिक्रियाएं दो प्रकार की होती हैं। देखिए, अभिक्रियाएं दो प्रकार की होती हैं, ये हम जो है ना बात हमें ध्यान रखनी पड़ेगी। रासायनिक अभिक्रियाएं दो प्रकार की होती हैं, ये बात नहीं कही जा रही है, बात ये बताई जा रही है कि अभिक्रियाएं दो प्रकार की होती हैं, तो हमें इसी बात को ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, कौन कौन सी? नाभिकीय अभिक्रियाएं और रासायनिक अभिक्रियाएं। तो रासायनिक अभिक्रियाएं और नाभिकीय अभिक्रियाएं और रासायनिक अभिक्रियाओं के बारे में थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं। बहुत ज्यादा इसमें पूछा नहीं जाता है, इनके बारे में फिर भी हमें पता होना चाहिए, फिर भी हमें पता होना चाहिए। नंबर 1 की बात करेंगे नाभिकीय अभिक्रियाओं की। नाभिकीय अभिक्रियाएं क्या होती हैं? एक तरफ हमने लिखा है नाभिकीय अभिक्रियाएं, दूसरी तरफ रासायनिक अभिक्रियाएं। तो नाभिकीय अभिक्रियाओं के बारे में जिसमें नाभिक इन अभिक्रियाओं में परमाणु भाग लेते हैं। ठीक है, पूरे परमाणु भाग ले लेते हैं। लेकिन रासायनिक अभिक्रियाओं में क्या होता है? इन अभिक्रियाओं में परमाणु का बाहरी कक्षा के इलेक्ट्रॉन भाग लेते हैं। ठीक है, नाभिकीय अभिक्रिया में एक बात और ध्यान रखेंगे, एक प्रकार के परमाणु दूसरे प्रकार के परमाणु में बदल जाते हैं। जैसे 1s2 + 1s3 2He4, हाइड्रोजन हाइड्रोजन मिल रहे थे, ये क्या है? समस्थानिक है। क्या बना दिया इन्होंने? हीलियम प्लस 0N1, यानी कि न्यूट्रॉन ये निकल रहे हैं। परमाणु के रूप में कोई परिवर्तन नहीं होता है। ठीक है, ZnO + H2SO4, ZnSO4 + H2O। तो कहने का मतलब नाभिक अभिक्रिया में नाभिक ही भाग लेते हैं और रासायनिक अभिक्रिया में बाहरी कक्षा के इलेक्ट्रॉन भाग लेते हैं। हमें ये बात ध्यान रखनी चाहिए इस संबंध में। ठीक है, तो एक बार इसको पढ़ के आगे बढ़ जाते हैं। और अब हम बात करेंगे रासायनिक समीकरण। अब हम धीरे धीरे मुख्य टॉपिक की तरफ बढ़ चुके हैं। रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं? ऐसे पदार्थ जिनमें रासायनिक परिवर्तन होता है, इन्हें अभिकारक या अभिकर्मक कहते हैं। परिवर्तन के बाद जो नया पदार्थ बनता है उसे उत्पाद कहते हैं। अब देखिए इस समीकरण को देखिए, अभी हमने लिखा है जिंक ऑक्साइड प्लस सल्फ्यूरिक अम्ल, ये दोनों क्रिया करेंगे, इनमें क्या होगा? परिवर्तन होगा। ठीक है, तो इसी को क्या कहा गया? अभिकारक कहा गया है। तो ऐसे पदार्थ जिनमें रासायनिक परिवर्तन होता है उन्हें अभिकारक या अभिकर्मक कहते हैं। ये बात हो गई। तो फिर ये क्रिया करके क्या कर बनाते हैं? परिवर्तन के बाद क्या बनता है? ये जो उत्पाद बन रहे हैं, जिंक सल्फेट प्लस जल जो बना है वही क्या कहलाता है? उत्पाद बनता है। परिवर्तन के बाद जो नया पदार्थ बनता है उसे उत्पाद कहते हैं। तो अभिकारक आपस में मिलकर के क्या करते हैं? अभिक्रिया करते हैं और इनसे जो बनता है पदार्थ वो क्या कहलाता है? उत्पाद कहलाता है। ठीक है, यही परिभाषा हमने यहाँ पे भी लिखी हुई है। ऐसे पदार्थ जिनमें रासायनिक परिवर्तन होता है इन्हें अभिकारक या अभिकर्मक कहते हैं। परिवर्तन के बाद जो नया पदार्थ बनता है उसे उत्पाद कहते हैं। तो ये बात हम समझ गए हैं। ठीक है, जो कहने के मतलब बाईं तरफ होते हैं वो क्या है? अभिकारक हैं, और दाईं तरफ जो एरो के लिखे जाते हैं वो उत्पाद है। रासायनिक समीकरण को लिखना, रासायनिक समीकरण को देखिए अभी हमने तो इस तरीके से लिख दिया था जो हमने
का यौगिक लिए हैं, उनके नाम लिख दिए हैं यहाँ पे। लेकिन रासायनिक समीकरण जब लिखेंगे तो उनके शब्दों के स्थान पे क्या लिखे जाएंगे, रासायनिक प्रतीकों और सूत्रों का उपयोग करने से रासायनिक समीकरण अधिक संक्षिप्त यानी कि छोटा हो जाता है और उपयोगी बन जाता है। अब हमने क्या किया, जिंक ऑक्साइड की जगह पे इसका सूत्र होता है ZnO लिख दिया है, सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 लिख दिया है। ठीक है, क्या बना, ZnSO4 जिंक सल्फेट बन गया है और जल क्या बन गया है, H2O बन गया है। अब ये थोड़ा छोटा फार्म बन गया है। ठीक है, तो ये क्या बन गया है, रासायनिक समीकरण को इस तरीके से हम लिखते हैं, किसके द्वारा, प्रतीकों के द्वारा और सूत्रों का उपयोग करके इसको लिखते हैं। तो ये संक्षिप्त फार्म बन जाती है, काफी उपयोगी फार्म बन जाती है। ठीक है, तो रासायनिक समीकरण को हम इस प्रकार से लिखते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे रासायनिक समीकरण को संतुलित करना। रासायनिक समीकरण को संतुलित करना ये हमें आना चाहिए, 4 नंबर की रिएक्शन आ जाती है, तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। तो इसको हम सीखेंगे, इसका अभ्यास करेंगे, बहुत सरल होते हैं ये समीकरण, तो थोड़ा अभ्यास कर लेंगे तो आ जाएंगी, ये भी कोई दिक्कत वाली बात होने है नहीं। तो सबसे पहले हमने समीकरण लिया है पहला, Mg प्लस O2 गिव्स MgO। ठीक है, तो इस समीकरण को संतुलित करना है, तो आगे लिखा होगा समीकरण को संतुलित कीजिए। ठीक है, वो हमने लिखा नहीं है, कोई जरूरत नहीं है लिखने की। अब हम यहाँ पे इसका आंसर लिखना शुरू करेंगे, हल करना शुरू करते हैं। पुनः एक बार लिख लेते हैं इसको, Mg प्लस O2 गिव्स MgO। तो अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले इसमें परमाणुओं की संख्या देख लेते हैं। परमाणुओं की संख्या कितनी रहे, परमाणुओं की संख्या बाएं पक्ष की रखें, बाएं पक्ष, ठीक है, और दाएं पक्ष में परमाणुओं की संख्या। तो बाएं पक्ष में कौन है, Mg है और ऑक्सीजन है। यहाँ पर Mg कितने हैं, यहाँ पे Mg जो है वो 1 है और ऑक्सीजन कितने हैं, यहाँ पे 2 हैं, क्योंकि O2 लिखा हुआ है। दाईं तरफ में भी क्या है, Mg है और वही रहेगा, O रहेगा। तो यहाँ पे Mg कितने हैं, 1 है और O कितने हैं, यहाँ पे 1 है। ठीक है, तो इस बात को हमने देखा कि Mg 1 है, 1 है दोनों तरफ है, लेकिन ऑक्सीजन इधर 2 है, इधर 1 है। तो हम क्या करेंगे, तो हम काम ये करेंगे कि जो बाईं तरफ तो 2 है ऑक्सीजन और इधर है 1 दाईं तरफ, तो हम इसमें क्या करेंगे, ऑक्सीजन को संतुलित करने के लिए 2 से गुणा करेंगे। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, ऑक्सीजन को संतुलित करने के लिए उत्पाद में 2 से गुणा करने पर, ठीक है, तो यहाँ पे लिख देते हैं Mg प्लस O2 और गिब्स में ये जो MgO था इसमें क्या करेंगे भाई, 2 से गुणा कर देंगे। तो हम यहाँ से 2 से गुणा कर दिया है। अब हमने 2 से गुणा कर दिया, O यहाँ 2 है, यहाँ भी 2 हो गए हैं, लेकिन यहाँ Mg 2 हो गए हैं, तो यहाँ भी Mg में 2 से गुणा कर देंगे। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं Mg को संतुलित करने के लिए 2 से गुणा करेंगे। गुणा करने पर लिख देते हैं
तो 2 से गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, Mg प्लस O2 गिव्स 2 MgO। ये उतना पहले का था, यहाँ भी 2 से गुणा कर देते हैं। ठीक है, तो ये काम हमने इतना कर दिया है, सही है। अब हमने इतना काम कर दिया है, अब हम पुनः एक बार ये सारणी बनाएंगे परमाणुओं की। यहाँ पे हम एक बार बना देते हैं, हर बार हम नहीं बनाएंगे, आपको बनानी है। क्या बनानी है, परमाणुओं की संख्या। परमाणुओं, लास्ट में ये बनानी है, हमारे पास जगह नहीं है तो यहाँ पे बना दे रहे हैं, परमाणुओं की संख्या। ठीक है, परमाणुओं की संख्या इधर ले लेते हैं बायां पक्ष और इधर ले लेते हैं दायां पक्ष। ठीक है, क्या क्या है, Mg है और O है। Mg कितने हैं, Mg जो है वो इधर कितने हो चुके हैं, 2 हो चुके हैं, इधर भी कितने हैं, 2 हैं। ऑक्सीजन इधर कितने हैं, 2 हैं, इधर कितने हैं, 2 हैं। तो दोनों तरफ ही अभिकारक व उत्पादों की संख्या बराबर है। बायां पक्ष और दाएं पक्ष के परमाणुओं की संख्या बराबर है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे बाएं पक्ष तथा दाएं पक्ष के परमाणुओं की संख्या बराबर है, अतः समीकरण संतुलित है। अतः समीकरण संतुलित है। तो ये काम हमें हर बार करना है। सबसे पहले क्या लिख रहे हैं, इस पर को एक बार पुनः समझ लीजिए कि पहले जो समीकरण दिया होगा उसी को लिख लेना है। लिख लिया, फिर हमें बाएं पक्ष यानी कि ये वाला पक्ष, इसके परमाणु लिख लेंगे। यहाँ पे लिखेंगे परमाणुओं की संख्या, जैसे यहाँ पे लिखा है। ठीक है, बायां पक्ष दायां पक्ष लिख लिया, परमाणु लिख लिए। यहाँ पे 1 था तो 1 लिख लिया, यहाँ पे 2 थे तो 2 लिख लिए, यहाँ पे Mg 1 है तो 1 लिख दिया, O 1 है तो 1 लिख दिया। अब हमने देखा ये तो दोनों बराबर हैं, O में अंतर था तो O को संतुलित करने के लिए 2 से गुणा कर दी उत्पाद में। ठीक है, तो 2 से गुणा कर दी तो O तो बराबर हो गए, लेकिन यहाँ Mg 1 था, यहाँ भी Mg 2 हो गए, तो Mg को संतुलित करने के लिए 2 से गुणा की, 2 से कर दी। अब हमने लगा कि दोनों ही बराबर हो गए। फिर हमने यहाँ पे परमाणुओं की संख्या लिखी, बायां पक्ष दायां पक्ष लिखा, दोनों तरफ के परमाणुओं की संख्या लिखी, फिर देखा, चेक किया, बाएं पक्ष दाएं पक्ष बराबर है, तो समीकरण क्या हो गया, संतुलित हो गया। ठीक है, तो इस बात को इस तरीके से समझ लीजिए, हर समीकरण में लिखना है। लेकिन हम अब हर समीकरण में ये सारणी नहीं बनाएंगे, हम जो है थोड़ा शार्ट कर देंगे और केवल संतुलित करेंगे। चलिए अब चलते हैं समीकरण 2 की तरफ। समीकरण 2 की तरफ चलते हैं, इसको थोड़ा सही कर लेते हैं। तब तक एक बार हम इसमें देख लें सही रखा हुआ है कि नहीं। बिल्कुल सही रखा हुआ है, ठीक है। जय जय राधा रमन हरि बोल, जय जय राधा रमन हरि बोल, हरि बोल। अब हम यहाँ पे डाल देते हैं आंसर, यानी कि हल करेंगे। और जब भी हल करेंगे भैया तो एक बार पुनः लिख लिया करो, कंजूसी इसमें नहीं करोगे। और ये O जो है बड़ा बनेगा, यहाँ पे हमने छोटा बना दिया है, तो इस बात का आप ध्यान रखेंगे। CaCl2 प्लस CO2 प्लस H2O, जितना काफी परीक्षा में हम बढ़िया बना सकते हैं उतना बनाना चाहिए, उसी का इम्पैक्ट रहता है, हर क्वेश्चन में नंबर हमारे बढ़ जाते हैं। तो देखिए Ca यहाँ कितने हैं, यहाँ पे 1 है, Ca इधर कितने हैं, 1 है। ठीक,
दोनों तरफ बराबर है, ठीक। कार्बन इधर कितना है, एक है, इधर कितना है, इधर भी एक है। ऑक्सीजन इधर कितने हैं, तीन है, इधर दो और एक तीन है, ये भी बराबर है। चलिए अब H यहाँ पे कितना है, एक है, लेकिन इधर H दो है। वेरी गुड। यहाँ पे Cl कितना है, एक है, यहाँ पे Cl दो है। तो HCl को बराबर करना है केवल, बाकी सब बराबर ही है। तो यहाँ पे दो हाइड्रोजन है और दो Cl2 है, तो HCl को ही हमें सही करना है। तो दो से यहाँ गुणा कर देंगे तो ये समीकरण संतुलित हो जाएगी। बहुत ही छोटी समीकरण है हमारे पास। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, HCl को संतुलित करने के लिए संतुलित, अब देखिए यहाँ पे हमने अभिकारक उत्पादों की संख्या नहीं लिखी, बायां पक्ष दायां पक्ष नहीं लिखा है, वो आप लोग स्वयं से लिख लेंगे, ठीक है। संतुलित करने के लिए दो से गुणा करेंगे, करने पर लिख दो, तो दो से गुणा करने पर, तो ये गुणा कर देंगे तो क्या आ जाएगा, CaCO3 और प्लस ये HCl है और गिव्स CaCl2 प्लस CO2 प्लस H2O, ठीक है। अब देखिए हमने कहा इसमें दो से गुणा कर देंगे तो कर दी, ठीक है। तो दो हाइड्रोजन इधर हो गए, इधर भी थे, Cl इधर दो हो गए, इधर भी है दो, तो ये समीकरण क्या हो गया, अब बराबर हो गया है। अब कुछ इसमें संतुलित करना है नहीं, क्योंकि Ca एक इधर एक इधर, कार्बन एक इधर एक इधर, ऑक्सीजन तीन इधर दो और तीन इधर, दो हाइड्रोजन इधर दो हाइड्रोजन इधर, दो Cl इधर, ठीक है। तो यहाँ पे लिखते हैं उत्पाद अभिकारक तथा उत्पादों के परमाणुओं की संख्या समान है, अतः समीकरण संतुलित है। तो अब ये हम ये भी नहीं लिखेंगे, आप लोग इस बात को भी लिखेंगे, ठीक है। आप ये भी लिख सकते हैं, बाएं पक्ष तथा दाएं पक्ष दोनों पक्षों के क्या है, परमाणुओं की संख्या समान है तथा समीकरण संतुलित है। बाएं पक्ष दाएं पक्ष भी लिख सकते हैं, LHS बराबर RHS भी लोग लिख देते हैं, लेफ्ट हैंड साइड बराबर RHS राइट हैंड साइड, एक चीज, ठीक है। तो इधर ये भी हम लिख सकते हैं, तो लिखते भी हैं। चलिए अब हम नेक्स्ट समीकरण ले लेते हैं, ये थोड़ा बहुत ही अब हमने ये समीकरण नंबर 3 लिया हुआ है, MnO2 प्लस HCl MnO2 MnCl2 प्लस Cl2 प्लस H2O। चलिए इसको हल कर देते हैं, इसको आंसर लिखेंगे तो पुनः एक बार लिखेंगे, हमारे पास जगह कम है तो हम नहीं लिखेंगे, ये बात आप समझ लीजिए, आप इतना काम स्वयं करेंगे। लेकिन हम यहाँ पे ये काम कर देते हैं, परमाणुओं की संख्या इस बार लिख लेते हैं, परमाणुओं की संख्या, क्योंकि ज्यादा आलस भी सही नहीं रहती है। परमाणुओं की संख्या पिछली बार हमने नहीं लिखा था, हालांकि पेज हमारा बच गया था, तो इस बार लिख लेंगे। सबसे पहले क्या लिखेंगे, यहाँ पे तत्व लिख दिया करो, तत्व, और तत्व उतनी लाइन खींचो जितने तत्व हों। इधर बायां पक्ष लिख दो, ठीक है, और इधर लिख दो दायां पक्ष, दायां पक्ष, बायां पक्ष दायां पक्ष। तो देखिए पहले लिख देते हैं Mn, आपको पुनः समीकरण लिखनी है जब हल कर डालें, तो हमारे पास जगह कम है इसलिए हम ऐसा कर रहे हैं। Mn यहाँ पे कितना है, एक है, तो बाईं तरफ एक है, दाईं तरफ भी एक है भाई, और यहाँ पे O कितने हैं, इधर दो हैं और इधर एक है, तो ये देखो अंतर आ रहा है। इधर हाइड्रोजन जो है कितने हैं, एक है, और इधर हाइड्रोजन कितने हैं, दो हैं, तो ये अंतर आते जा रहे हैं। और Cl में यहाँ कितना है, एक है, और इस तरफ क्या है, इधर Cl दो है, तो इधर Cl दो है
और 2 ये भी हैं, तो सही जरा करें, 2 और 2 कितने हो गए, 4 हो गए। क्या हो गए, 4 हो गए। ठीक है, अब एक बात समझ लो, देखिए जहां पे अंतर ज्यादा आपको दिखाई दे सभी पर सबसे पहले उसी को संतुलित किया करो, सबसे पहले उसी को संतुलित करें। ठीक है, तो यहाँ पे Cl 2 1 है, यहाँ पे 4 है, तो Cl को संतुलित सबसे पहले करेंगे, और Cl को संतुलित करने के लिए क्या करेंगे, 4 से गुणा करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, HCl को संतुलित संतुलित करने के लिए HCl को संतुलित करने के लिए HCl में 4 से गुणा करेंगे, 4 से गुणा करेंगे, करने पर लिख दो, करने पर, करेंगे या करने पर ज्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है। MnO2 प्लस HCl गिव्स MnCl2 प्लस Cl2 प्लस H2O। ये हो गया, ये हो गया। ठीक है, लेकिन हमने 4 से गुणा नहीं की थी, तो यहाँ पे 4 बना देते हैं, दूसरे कलर से हमने बना दिए हैं, तो ये 4 से गुणा कर दिए। ठीक है, तो अब देखेंगे हम देखेंगे Cl हमने बराबर कर दिए हैं, Mn बराबर हैं, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन अभी भी बचे हुए हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, अब ऑक्सीजन को देखते हैं नंबर, यहाँ पे ऑक्सीजन देख लेते हैं। ऑक्सीजन यहाँ कितने हैं, 2 है, यहाँ कितने हैं, 1 है। तो हम क्या करेंगे, इसमें H2O में 2 से गुणा कर देंगे, तो यहाँ लिख देते हैं ऑक्सीजन को संतुलित करने के लिए, संतुलित करने के लिए कितने से गुणा करोगे, 2 से गुणा करेंगे, 2 से गुणा करने पर, गुणा करने पर, तो गुणा कर देते हैं। देखिए पूरी समीकरण जैसी है वैसी ही लिख देते हैं, MnO2 प्लस 4 HCl और गिव्स MnCl2 प्लस Cl2 प्लस, हमें 2 से गुणा करनी है, तो यहाँ पे अलग से लिख देते हैं, 2 लिख दिए प्लस H2O। अब देखो भैया, अब हमने क्या किया था, अब हमने काम ये किया है कि यहाँ पे ऑक्सीजन संतुलित हो गए, हाइड्रोजन यहाँ 4 हो गए हैं। ठीक है, हाइड्रोजन यहाँ पे 4 हो गए हैं, ऑक्सीजन यहाँ पे 2 हो गए हैं, तो 2 से तो अब हम लास्ट में क्या करेंगे, हमारे हिसाब से ये समीकरण हो गई है संतुलित। ठीक है, तो अब हम पुनः एक बार लिख देंगे, बायां पक्ष और दायां पक्ष लास्ट में भी लिख दिया करें। ठीक है, जैसे हमने बताया था। तो अब हम यहाँ पे लिख देते हैं परमाणुओं की संख्या, परमाणुओं की संख्या। ठीक है, सेम ही रहेगा, आप लोग बना लेंगे। यहाँ पे तत्व लिख दें और यहाँ पे बायां पक्ष लिख लें और यहाँ पे लिख लें दायां पक्ष। ये लो दायां पक्ष, तो इधर क्या है, यही तत्व रहेंगे, MnOHCl। तो Mn यहाँ कितना है, 1 है, यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है, 2 है, इधर हाइड्रोजन कितना है, 4 है, यहाँ Cl कितना है, 4 है। ठीक है, यहाँ Mn कितना, 1 है, Cl2 आ गया है, Cl2 4 है यहाँ पे, तो ये 4 हो गया है। अब यहाँ पे हाइड्रोजन भी 4 है और ऑक्सीजन यहाँ पे 2 है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं, क्या लिख देंगे, लिख देंगे बायां पक्ष, बाएं पक्ष तथा
दाएं पक्ष लिखा नहीं है, लिख देते हैं पक्ष के परमाणुओं की संख्या समान है, अतः समीकरण संतुलित है। अब ये सब बातें हम कुछ नहीं लिखेंगे, केवल संतुलित कराएंगे। बहुत हो जाता है टाइम खराब, वीडियो जाती है लंबी, तो उससे देखने में भी तुम लोगों का टाइम जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोगों को हमने लिखना पूरा बता दिया है। इस तरीके से पहले सारणी बनाए, लास्ट में भी बनाए, तो पेज भर जाएगा, काफी भर जाएगी, तो जाके बढ़िया से लिख के आएंगे तो बेहतर काम हो जाएगा। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और आगे अब हमने नेक्स्ट समीकरण ले लिया है, और इसमें देखेंगे ये पी इधर कितने हैं, 1 है, और इधर ये पी कितने हैं, 3 है। ठीक है, इधर हाइड्रोजन 2 है, इधर 2 है, लेकिन ऑक्सीजन इधर 1 है, इधर कितने हैं, 4 हैं। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं, थोड़ा समीकरण दोबारा लिखेंगे। ठीक है, Fe प्लस H2O, और यहाँ पे Fe3O4 प्लस H2। ठीक है, तो बायां पक्ष और दायां पक्ष यहाँ पे लिख देते हैं हम, ज्यादा हम लिखने को नहीं है, लेकिन लिख देते हैं क्योंकि सही रहता है, समझ में थोड़ा आ जाएगा, नहीं हो जाएगा तुम लोगों को कंफ्यूजन। और यहाँ पे लिख देते हैं तत्व यहाँ पे कौन सा पहला लिखेंगे, या पी लिखेंगे, और फिर कौन सा है, हाइड्रोजन है, और फिर कौन सा है, ऑक्सीजन है। ठीक है, क्रमांक डालेंगे 1 2 3, लो बन गई सारणी। ठीक है, अभी यहाँ पे कितना है, 1 है, हाइड्रोजन यहाँ कितने हैं, 2 है, ऑक्सीजन यहाँ पे 1 है, और यह इधर Fe3 है, और इधर हाइड्रोजन कितना है, 2 है, और ऑक्सीजन इधर कितना है, 4 है। तो ठीक है, सबसे ज्यादा अंतर कहाँ पे है, ऑक्सीजन में है, तो सबसे पहले किसको संतुलित करेंगे, ऑक्सीजन को संतुलित कर दीजिए। जिसमें सबसे ज्यादा अंतर हो सबसे पहले उसी को संतुलित करना चाहिए। ये 2 लिखे हुए हैं, इस बात को समझ लीजिए। तो हम क्या करेंगे, ऑक्सीजन को संतुलित करने पर कैसे करेंगे, चलिए, Fe प्लस H2O गिव्स Fe3O4 और प्लस H2। अब देखिए यहाँ पे O4 थे और यहाँ पे ऑक्सीजन 1 था, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे भी 4 से गुणा कर देंगे। 4 से गुणा कर दिया है, 4 से क्या कर दिया है हमने, गुणा कर दिया है। तो अब ऑक्सीजन संतुलित हो गए हैं। ठीक है, तो सबसे ज्यादा वैलेंस दी थी, हाइड्रोजन समान ही थे, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, तो अब हम, लेकिन आप देख रहे हैं यहाँ पे तुम लोग देख रहे हो, या पी कितने थे, 3 थे, यहाँ 1 है, तो या पी को संतुलित कर दीजिए। तो हम लिख देते हैं यहाँ पे पी को संतुलित करने पर, या पी को संतुलित करने पर, आप लोग सोच रहे होंगे अभी हमने लिखा था 2 से गुणा करेंगे, 3 से गुणा करेंगे, कोई बात नहीं है, डायरेक्ट ऐसे भी लिख दें, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती है। ठीक है, 3Fe प्लस 4H2O और गिव्स Fe3O4 प्लस H2। ठीक है, लेकिन आपने जो ये बात देखी थी, यहाँ पे आपने जैसे ही 4 लगाए थे तो 8 हाइड्रोजन हो गए थे, यहाँ पे हाइड्रोजन 2 ही है, तो इधर भी संतुलित करेंगे, तो यहाँ भी 4 से गुणा कर देंगे। तो लास्ट में हम क्या करेंगे, लिखेंगे यहाँ पे क्या लिखेंगे कि हाइड्रोजन को संतुलित करने पर, ठीक है, तो 3Fe प्लस 4H2O गिव्स Fe3O4
और प्लस वहां पे जगह कम है तो हम यहाँ पे लिख देते हैं H2 और कितने से गुणा करोगे 4 से गुणा करोगे 4 दूनी 8 हो जाएंगे क्योंकि 8 इधर है। ठीक है, अब आप लोग पुनः सारणी बनाएंगे, बायां पक्ष दायां पक्ष लिख देंगे। फिर क्या लिख देंगे कि बायां पक्ष तथा दायां पक्ष दोनों परमाणुओं की संख्या समान है, या लिख देंगे अभिकारक तथा उत्पादों के परमाणुओं की संख्या समान है, अतः समीकरण संतुलित है। हम डायरेक्ट यहाँ पे लिख दे रहे हैं अतः समीकरण संतुलित है। ठीक है, संतुलित है। और ये LHS बराबर RHS हमने लिख दिया है। लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड, यानी कि बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष। तो ये बात हमने लिख दी है और इससे भी काम चल जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नंबर 5 पे एक और समीकरण ले लेते हैं और ये लास्ट आज की इस वीडियो में समीकरण रहेगी, लेकिन समीकरणें हम अगले वीडियो में भी संतुलित कराएंगे। ठीक है, तो वो बात अगली वीडियो को देखेंगे तभी क्लियर हो पाएंगे। 2-4 समीकरण संतुलित करके आप क्लियर नहीं कर पाओगे, परीक्षा में हल कर नहीं पाओगे। तो चलिए हम देखते हैं। पीबी इधर 1 है, इधर भी पीबी 1 है। यहाँ पे नाइट्रोजन जो है 2 है, इधर नाइट्रोजन 1 है, 3 दूनी 6 इधर नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, इधर 2 है, 2 2 4 है। ठीक है, तो हम सबसे पहले यहाँ पे संतुलित क्या करेंगे, तो ऑक्सीजन के परमाणुओं की संतुलित कर दें। पहले ऑक्सीजन इधर 6 है और इधर कितने हैं 4 हैं। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले कर देंगे ऑक्सीजन को संतुलित करेंगे। ठीक है, तो ऑक्सीजन को संतुलित करेंगे तो सबसे पहले यहाँ पे आंसर लिख देते हैं, पुनः इसी को लिख लेना और बायां पक्ष दायां पक्ष के सब वो लिख लेना। तो ऑक्सीजन को संतुलित करने पर परमाणु नहीं लिखेंगे हम, तो ऑक्सीजन को संतुलित करेंगे तो क्या करेंगे, PbNO3 का होल ट्वाइस गिव्स, देखो इस तरीके से यहाँ पे 2 से गुणा कर दी है। और किसको संतुलित करने के लिए, ऑक्सीजन को। अब जैसे ही हमने ऑक्सीजन को संतुलित किया तो पीबी में भी गुणा हो गई है, तो अब हम क्या करेंगे, तो तुरंत ही कर देंगे पीबी को भी संतुलित। पीबी को संतुलित करने पर, अरे भाई पीबी को संतुलित कैसे करोगे, 2 से गुणा करो, यहाँ भी 2 पीबी हो गए हैं तो 2 से गुणा यहाँ कर दी हमने। NO3 का होल ट्वाइस 2 PbO प्लस NO2 प्लस O2। लेकिन अब देख लो, एक बात समझ लो, तुम लोग बात समझ नहीं पा रहे हो। अब ये 2 से पूरे में गुणा हो गई है, 2 में 9, यहाँ पे नाइट्रोजन 2 से 4 हो गए हैं और ऑक्सीजन 2 से 6 थे, अब हो गए हैं 6 दूनी 12 हो गए हैं, ये हो गया है। तो हम ऑक्सीजन को पुनः बराबर करेंगे, ऑक्सीजन को पुनः संतुलित करने पर ठीक है, थोड़ा अभ्यास चाहिए होता है, इसमें अभ्यास होगा तभी आप संतुलित चीजें कर पाओगे, और अभ्यास नहीं करोगे तो फिर परीक्षा में कर पाना बहुत ही कठिन कार्य दिखाई देगा और आते हर वर्ष है। अब देखिए ऑक्सीजन इधर कितने हैं, देखिए पहले सीख लो इस बात को कि ऑक्सीजन है इधर कितने हैं, 2 3 6 और 2 से इसमें पूरे में गुणा होगी तो 6 दूनी 12 है इधर, और इधर कितने हैं 2 और 2 4 और 2 6 हैं, 6। तो हमें कितने से गुणा करनी पड़ेगी, तो हम यहाँ पे 12 लाने हैं, तो अगर हम यहाँ पे NO2 में यहाँ पे लिख दें 4 लिख दिए हमने, तो यहाँ पे देख लीजिए 2
और 4 दूनी 8 और 10 और 2 12। अब ऑक्सीजन संतुलित हो गए हैं। ठीक है, अब ऑक्सीजन संतुलित हो गए हैं तो अब आप क्या करेंगे, दोनों तरफ सभी परमाणु चेक कर लें। यहाँ 2pb है, यहाँ 2pb है, यहाँ नाइट्रोजन कितने हैं, 2 ये और 2 दूनी 4 इधर है, इधर 4 नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन इधर कितने हैं, तो संतुलित कर लिए हैं। 3 दूनी 6 दूनी 12, 2 और 8 10 और 2 12। ठीक है, दो सभी परमाणु संतुलित हैं दोनों तरफ। आता है क्या हो गया, आता है समीकरण, समीकरण क्या है, संतुलित है। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देते हैं LHS बराबर RHS। ठीक है, तो इसीलिए समीकरण क्या हो गया, संतुलित है। नेक्स्ट वीडियो में और समीकरण हम संतुलित करेंगे, तभी अभ्यास हो पाएगा और तभी हम सीख पाएंगे। तब तक के लिए भाई सभी को राम राम। और टाइम भी काफी हो गया है, लगभग 12 बजने जा रहे हैं। तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। वैसे तो कुछ नहीं, लेकिन ये है थोड़ा अच्छा लगता है। ठीक है, धन्यवाद। अभी ज्यादा बड़ी वीडियो जो है बनाने भी ठीक नहीं है, इसीलिए हमने इसमें क्या किया है, थ्योरी जो थी पहले ही लिख दी थी।